Chalo. So last lecture I gave you a headache defect. So today we are going to discuss defects in crystal lattice. What happens if I say there are two factors? One we call as ordering effect. One we call as disordering effect. So disordering effect means thermal agitation. So what happens if temperature increases, and that if temperature increases, energy increases, and if that energy overcomes the intermolecular force, then what happens? That atom or ion leaves the lattice point. As a result, vacancy is created, and that we call as defect. A defect may we can call that as point defect. पॉइंट डिफेक्ट कब बोलेंगे? व्हेन एटम्स आर मिसिंग. इसका क्या मतलब है? अभी मान लीजिए कि ये लाइन ऑफ एटम्स है, तो टू डायमेंशनली इसी तरह हम जा रहे हैं ना, थ्री डायमेंशनली जा रहे हैं. अब सोचिए कि यहाँ का एक एटम मिसिंग है, ठीक है ना. सो बाकी सब है, यहाँ पर एक एटम मिसिंग है, तो इनको हम लोग पॉइंट डिफेक्ट के नाम से बुलाएंगे, है ना. इसको हम लोग पॉइंट डिफेक्ट के नाम से बुलाएंगे. Now, when whole line of atoms is missing, we will call that as line defect. ठीक है, लाइन डिफेक्ट. पूरा का पूरा लाइन मिसिंग है. ठीक है, ये लाइन समझ लो मिसिंग है, फिर से एटम्स यहाँ रखे हुए हैं, तो हमने इसको लाइन डिफेक्ट बोल दिया. ठीक है. नाउ व्हाट विल हैपन इफ होल प्लेन or surface of atoms is missing? That is called as plane defect, or we call that as surface defect. पूरा का पूरा ये समझ लो, यहाँ पर एटम्स रखे हुए हैं, ये यहाँ पर मिसिंग है, एंड देन अगेन. ठीक है, तो ये हमने एक वे में सीखा. अब डिफेक्ट्स को भी नॉर्मली क्लासीफाई एज स्टैइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स. यानी डिफेक्ट्स तो हैं, लेकिन जो रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन है वो सेम है. यानी कि अगर एक कैटायन जा रहा है तो एक एनायन जा रहा है, दो कैटायन अगर मिसिंग है तो दो एनायन मिसिंग है. ठीक है ना. सो स्टैइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स वेयर ratio of cation and anion remains the same even after defect. ठीक है, जैसे NaCl में है ना. इसके अलावा हम लिख सकते हैं नॉन स्टैइक्योमेट्रिक डिफेक्ट. यहाँ पर रेशियो ऑफ कैटायन एंड आयन गेट्स डिस्टर्ब्ड. ठीक है, एग्जाम्पल इसमें जैसे Fe 0.98 हो, है ना. इसके अलावा impurity defect. That means some impurity is added from outside so that defect happens. Doping जिसको बोल सकते हैं. ठीक है, इसको नोट कर लो.
चल अब हम लोग डिस्कशन करेंगे स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स में पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट्स में हम लोग लिखते हैं, एक है शॉर्टकी डिफेक्ट, और एक है फ्रैंकल डिफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चल तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि पेयर में आयंस मिसिंग होंगे, यानी कि वन कैटायन वन एनायन, टू कैटायन टू एनायन, मतलब वो लैटिस पॉइंट छोड़कर चले जाते हैं। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि आयंस जो है इंटरस्टिशियल पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, यानी बाहर नहीं निकलते, अंदर ही रहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट में कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ होल्स। इसका मतलब है कि along with cation, anion is also missing। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, यहाँ पर है बी माइनस ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस ए प्लस, then a plus b minus, a plus b minus, a plus b minus, b minus a plus b minus, a plus b minus a plus। अब इसमें क्या होगा कि समझ लो ये a प्लस एक मिसिंग है, तो यहाँ पर एक b माइनस मिसिंग है, तो ये जो होल्स क्रिएट हुए हैं इन्हीं को आपने नाम दिया शॉर्टकट इफेक्ट। ठीक है, अब इसमें दो तीन कंडीशंस याद रखना कि जो शॉर्टकट डिफेक्ट है इट अपीयर्स इन दोज आयोनिक solids crystals in which positive and negative ions do not differ much in size। ठीक है, सो अब एक तो ये चीज हो गई। अब इसमें एक चीज ये याद रखना कि फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज, जैसे डेंसिटी जो है इसमें डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस। ठीक है, लाइक डेंसिटी पर क्वेश्चन आता है, डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है भाई। अगर आयंस जो है लैटिस पॉइंट छोड़कर बाहर चले जाएंगे तो मास डिक्रीज करेगा, मास डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी, है ना। एक ये हो गया पॉइंट इसमें। एक फॉर्मूला भी लिख सकते हो नंबर ऑफ शॉर्टकट इफेक्ट्स को, ऑल्दो ये सब आने के चांसेस कम ही है। इज इक्वल टू एन, ये नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हो, e टू द पावर माइनस ई अपॉन 2kT। तो यहां पर ये n क्या है, नंबर ऑफ आयंस है। ठीक है, और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, और ये है एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज शॉर्टकट इफेक्ट, और ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, अब इसमें लिख लो कि इट इज द वैकेंसी डिफेक्ट, इसको हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं।
और एग्जाम्पल इसमें जहां मिलेगा आपको NaCl हो गया, KCl हो गया, CaCl हो गया, AgBr हो गया। ठीक है, ये हो गया। और इसमें अगर परसेंटेज का भी क्वेश्चन आया, परसेंटेज जो मिसिंग यूनिट्स होंगे, तो दैट कैन बी फाउंड विद हेल्प ऑफ डेंसिटी। जो भी आपको थेरेटिकल डेंसिटी है, एक्चुअल डेंसिटी है, इनटू 100। ठीक है, ये। सो दिस इज अबाउट शॉर्टकट इफेक्ट। इसको एक बार लिख लो। अच्छा, इसको भी लिख दो। हम्म।
चल अभी फ्रैंकल डिफेक्ट लिखते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट को हम उसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो इट अराइजेस व्हेन ion occupies an interstitial position। interstitial position मतलब void। जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं उनके बीच में जो गैप्स होते हैं उनको इंटरस्टिशियल पोजीशंस कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि जब लार्ज गैप होता है बिटवीन कैटायन एंड साइज में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, तो जैसे कैटायन बहुत छोटा है तो जो एनायंस होंगे, एनायंस जब आप रखेंगे तो उनमें जो इंटरस्टिशियल वॉइड्स क्रिएट होंगे वो साइज में भी, ये इंटरस्टिशियल वॉइड है मान लो, तो ये साइज में बड़ा है ना। तो अभी जैसे ये तो मैंने सब एक साथ रख दिया, मुझे कैटायन एनायन इसमें रखना है। जैसे आपने ये एनायन रखा, ये कैटायन रखा, ये एनायन रखा, ये कैटायन रखा। अब बिकॉज जो जो साइज डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो जो एनायंस के बीच में जो गैप्स हैं उनके बीच में कैटायन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, सो वही हमने लिखा है, इट अराइजेस व्हेन आयन ऑक्यूपाइज एन इंटरस्टिशियल पोजीशन बिटवीन लैटिस पॉइंट। तो हम यहां पर लिख देंगे फेवर्ड बाय लार्ज डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, अब इसमें अगर तुम इसमें भी फॉर्मूला लिखना चाहोगे तो नंबर ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट्स यहाँ पर ऐसा आप दे सकते हो, ऑल्दो ये भी कोई खास आप इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये जो एन आई है ये हम लिखते हैं नंबर ऑफ ऑल्टरनेट इंटरस्टिशियल साइट्स पर सेंटीमीटर क्यूब। इस पे ज्यादा परेशान नहीं होना है, ज्यादा फोकस आप दूसरी चीजों पे करना है। जैसे यहाँ पर क्या है कि बिकॉज जो आयोन्स है वो अंदर ही रहते हैं, तो हम लोग यहाँ बोलेंगे कि नो चेंज इन डेंसिटी हियर। ठीक है, नो चेंज इन डेंसिटी हियर। ठीक है, अब ये जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है आयनिक सॉलिड में, वो ZnS आप लिख सकते हैं, AgCl, AgBr, AgI, इनमें आप देखने को मिल सकता है। इसको नोट कर लो। हम्म
अब इसमें लिखना नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अब इसमें एक नोट लिखना, इन नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स the ratio of number of atoms of one kind to number of atoms of other kind does not correspond exactly to the ideal whole number ratio implied by the formula. जैसे FeO ले लो, है ना? तो मोस्टली क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे ऑक्साइड्स and sulfides of transition elements. ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि भाई जो कैटायन और एनायन का नंबर भी बेसिकली अलग हो गया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होती है ना? तो उसमें लिखेंगे कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी is maintained either by having extra electron in the structure or by changing the charge on some of the metal ions. ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा। इसमें टू टाइप्स में हम बोलते हैं इधर। वन इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, सो स्टार्ट विद मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये आप कॉपी कर लो पहले। चलो अब हम डिस्कशन करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। देखो,
देर आर टू वेज टू क्रिएट दिस इफेक्ट. एक है कि एक नेगेटिव आयन लो लैटिस पॉइंट का, उसको निकाल दो लैटिस साइड से. नेगेटिव आयन इज एब्सेंट फ्रॉम इट्स लैटिस साइट, जिसको हम लोग एनायन वैकेंसी भी बोल सकते हैं. ठीक है, एनायन वैकेंसी मतलब मेटल एक्सेस डिफेक्ट. ठीक है. व्हाट इज अनदर वे कि हम लोग एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन को इंटरस्टिशियल साइट पे रखते हैं. एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन occupies an interstitial position in the lattice. ठीक है. सो दो तरीके. तो पहला वाला जैसे हमने लिया, मान लीजिए कि एनायन वैकेंसी की बात की, तो अभी मान लीजिए यहाँ पर ए प्लस है, बी माइनस है, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, यहाँ पर बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस, देन ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस. नाउ व्हाट यू डू, आप जो है एक एनायन हटा दो यहां से, और हम लोग जो इलेक्ट्रॉन है उसको प्लेस कर रहे हैं, है ना. तो इससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी. तो हम लोग यहां लिख भी सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड बाय प्लेसिंग एन इलेक्ट्रॉन एट द लैटिस पॉइंट या इंटरस्टिशियल साइट. ठीक है. इसमें पॉइंट्स में लिख सकते हो कि दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट is formed by crystals which are expected to form Schottky defect. ठीक है. मतलब साइज में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है कैटायन और एनायन में. और जो एनायन साइट्स ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलते हैं एफ सेंटर्स. एफ मतलब फार्ब इसको बोलते हैं, जर्मन वर्ड है विच मीन्स कलर. ठीक है. तो होता क्या है कि जैसे एल्कली मेटल हैलाइड्स आपने लिए, and if that alkali metal halide is heated in the atmosphere of vapors of alkali metals, then anion vacancies are created. तो उसमें होता क्या है कि anions diffuse करते हैं to the surface of the crystal from the lattice side to combine with the newly generated metal cations, and the electron lost by the metal atom diffuse through the crystal to occupy anion vacancy. तो NaCl को अगर सोडियम में वेपर्स के साथ हीट करते हैं तो वी गेट येलो कलर. KCl को पोटेशियम वेपर के साथ हीट करते हैं तो वी गेट लाइलैक कलर. ठीक है. सो इसमें मैं लिख भी देता हूं पॉइंट इसको कि व्हेन alkali metal halides are heated in the atmosphere of vapors of alkali metals, anion vacancies are created. ठीक है. NaCl लिया,
उसको तुमने सोडियम वेपर्स के साथ हीट कर दिया, यू गेट येलो कलर। KCl लिया, पोटेशियम वेपर्स के साथ हीट कर दिया, you get lilac color. So what happens here? Anions diffuse to the surface of the crystal from the lattice sides to combine with the newly generated metal cations, and the electrons lost by the metal atoms diffuse through the crystal to occupy anion vacancies. ठीक है? Solids containing F centers are paramagnetic. ठीक है, इसको हम लोग एन टाइप कंडक्शन कहते हैं। अभी कुछ चीजें आपको एनसीईआरटी से भी पढ़नी है, वो मैं बताने वाला हूं अभी आपको। ठीक है, इतना पहले आप कॉपी कर लो। हम्म, Sure. So
what was another method? Another way was ये तो हमने क्या किया कि जो एनायन था वो लैटिस पॉइंट से हटा दिया और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन की बाय प्लेसिंग इलेक्ट्रॉन एट द लैटिस पॉइंट, ठीक है ना। दूसरा क्या हो सकता है कि हमने एक्सेस में कैटायन ले लिया, है ना, एक्स्ट्रा कैटायन हमने इंटरस्टिशियल पोजीशन में डाल दिया। कैसे? जैसे एग्जांपल देखो इसमें कि जैसे जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड इज वाइट इन कलर एट रूम टेम्परेचर एंड व्हेन यू हीट इट टर्न्स येलो। तो येलो अब होता क्या है, अब होता क्या है इसमें कि ZnO जो है ये ऑन हीटिंग एक्चुअली इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो अब तुम देखोगे कि Zn2 प्लस एक्सेस में हो गया, ठीक है, O2 माइनस O2 बनकर बाहर हो गया, है ना। तो अब Zn2 प्लस एक्सेस में हो गया एंड एक्सेस Zn2 प्लस दे मूव टू इंटरस्टिशियल साइट्स, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज क्रिएटेड। ये दूसरा ये हो गया। अब यहीं पर हम बात करेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की। मेटल deficiency defect. There are two ways. एक cation is absent, जिसको आप कैटायनिक वैकेंसी भी बोल सकते हो, ठीक है। और दूसरा जो थेरेटिकली तो सोच सकते हैं, प्रैक्टिकली नहीं है, एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल निगेटिव आयन। क्योंकि निगेटिव आयन वैसे ही बड़ा होता तो इंटरस्टिशियल साइट में फिट करना फिजिबल नहीं है। एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल निगेटिव आयन, ठीक है। आप जैसे कैटायन वैकेंसी की बात करते हैं तो मान लीजिए Fe2 प्लस है, O2 माइनस है, Fe2 प्लस है, O2 माइनस है, Fe2 प्लस है, O2 माइनस है। यहाँ O2 माइनस है, Fe2 प्लस है, O2 माइनस है, Fe2 प्लस है, O2 माइनस है, Fe2 प्लस है। अब समझ लो कि आपने यहां से ये Fe2 प्लस हटा दिया, है ना, ये Fe2 प्लस हटा दिया और ये Fe2 प्लस हटाया। उसके बदले आपने यहाँ पर दो Fe3 प्लस प्लेस कर दिए, राइट। तो चार्ज बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई, बट आप देखोगे कैटायन कम हो गया, मेटल कम हो गया, इसीलिए इसको हम लोग नाम देते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हो FeO, FeS, NiO एटसेट्रा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन, यहाँ पर पी टाइप। मेटल ऑक्साइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप हीट करते हो, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। दूसरा जो हमने यहाँ पर थेरेटिकली सोचा क्या है वो कि जो इंटरस्टिशियल साइट है उस पर निगेटिव आयन रखते हैं। तो थेरेटिकल तो पॉसिबल है, बट द साइज ऑफ एन आयन इज टू बिग, इट्स डिफिकल्ट फॉर इंटरस्टिशियल साइट टू ऑक्यूपाई नेगेटिव आयन। तो वो थेरेटिकली है, प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो आप। ये नोट कर लो।
अब इसमें जो FeO है, टिपिकल एग्जाम्पल ये इसकी रेंज होती है Fe 0.930 टू Fe 0.960, मोस्टली Fe 0.950 के फॉर्म में मिलता है। चलो अब बात कर लेते हैं यहीं पर हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स की। If molten NaCl containing a little amount of SrCl2 is crystallized, उसमें क्या होगा कि some of the sites of Na plus ions will be occupied by Sr2 plus. Now each Sr2 plus replaces how many Na plus ions? 2 Na plus ions. ठीक है? That Sr2 plus occupies the site of one ion, but other side will remain vacant. अब इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ Sr2 प्लस आयंस। ठीक है, तो इसमें चाहिए तो इसको नोट करके भी लिख लो। इफ molten NaCl containing a little amount of SrCl2 is crystallized, some of the sites of Na plus ions are occupied by Sr2 plus। ठीक है, अब 1 Sr2 प्लस मतलब 2 Na प्लस। ठीक है, तो एक साइड खाली रह जाएगा और एक Na प्लस के बदले Sr2 प्लस आपने रख दिया, तो हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ कैटायनिक vacancies is equal to number of Sr2 plus ions here। इसको नोट कर लो, है ना। इसके अलावा एनसीईआरटी से आप रीडिंग करिएगा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड्स की। तो उसके बेसिस पे अगर हम कंडक्शन के बेसिस पे बात करें तो सॉलिड्स को वी कैन क्लासिफाई इनटू कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमी कंडक्टर्स, है ना। फिर कंडक्शन की जब बात करते हैं तो that conductor can conduct electricity through movement of electrons, ions। मेटालिक कंडक्टर्स की बात करेंगे तो थ्रू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। फिर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमी कंडक्टर्स, कंडक्शन बैंड, है ना, एम्प्टी बैंड, ये सब आप एक बार रीड करिएगा। ठीक है, और फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी पढ़िएगा, पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, फेरी मैग्नेटिज्म, एक बार रीड करिएगा। अपने नोट्स में इसको ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पर इसके आगे जो हम थोड़ा सा अभी डिस्कशन करेंगे वो है फंडामेंटल लॉज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। फंडामेंटल लॉज फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो एक इसमें हम बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट इंटरफेशियल एंगल। तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि भाई इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द शेप, साइज ऑफ द क्रिस्टल, इंटरफेशियल एंगल
between the two corresponding faces of a crystal remains same. ठीक है, जैसे आपने क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम लिया तो जो फेस के बीच का एंगल है वो आप चाहे जितना शेप साइज कुछ भी लो क्रिस्टल, दैट इंटरफेसियल एंगल विल रिमेन सेम. ठीक है. अब इसमें दूसरा आता है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ सिमेट्री. लॉ ऑफ सिमेट्री. अब लॉ ऑफ सिमेट्री हम लोग जब आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में तब भी करते हैं. यहां पर हम बात करते हैं एक सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसको पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं. देन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको लाइन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं. और तीसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको सरफेस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं. ठीक है. इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री. अब जैसे हम यहां पर बात करते हैं सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री की. प्लेन ऑफ सिमेट्री तो डेफिनेशन तो ऑलरेडी देखो मैंने दे दी है पहले ही कि व्हेन एन इमेजिनरी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द क्रिस्टल by which crystal is divided into two halves such that one half is the mirror image of the another half. तो जैसे क्यूब का हम डिस्कशन करते हैं तो क्यूब में कैन यू फाइंड such planes which can divide this into two identical halves and so that the two halves become mirror images of each other. तो आप बोलोगे यस. तो एक इसमें आप बोलते हैं जिसको कहते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री. ये कि आपने ऐसा प्लेन लिया जो सेंटर से पास कर रहा है फेस के, इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री. और ऐसे कितने होंगे? 3. भाई आप इधर ले सकते हो, आप यहां से ले सकते हो, है ना. और इसके अलावा डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा. डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री ये ठीक है. टोटल तुम्हारे पास इसमें ऐसे कितनी आएंगे? बिकॉज 12 एजेस है ना, और 2 चाहिए आपको इस तरह से डायगोनल के हिसाब से, यानी कि 6 आ जाएंगे. 6 हम बोलेंगे डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री. तो टोटल कितने हो गए? 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री आपने निकाला. ठीक है. तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया. दूसरा हम यहां पर है एक्सिस ऑफ सिमेट्री. एक्सिस ऑफ सिमेट्री. तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? कि इट इज एन इमेजिनरी लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द क्रिस्टल about which the crystal may be rotated such that it presents exactly the same appearance more than once in a course of complete revolution of 360 degree. ठीक है. And if same or similar appearance of crystal is repeated on rotating it through an angle of 360 by n degree around the imaginary axis, then we call this as n-fold axis of symmetry. ठीक है. इमेजिनरी लाइन है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द क्रिस्टल. अब जैसे क्यूब की ही बात कर ले तो ऐसे कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री और कितने फोल्ड वाली आप बात करोगे? तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं 4 फोल्ड, यानी कि 90 डिग्री का रोटेशन दोगे. तो ऐसी कितनी है? तो 90 डिग्री का अगर हम बात करेंगे यहां पर, तो हमारे पास समझ लो ये एक्सिस आपने पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द फेसेस. तो हमारे पास 6 फेसेस हैं, तो हमारे पास ये 3 आ जाएंगी. अब हम बात करते हैं अगर 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो इसका मतलब कितने डिग्री का है? 120. अब ये निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऐसा एक ट्रायंगल बना लेते हैं.
अब जो एक्सिस है उसके सेंट्रॉइड से पास करेगा, तो इससे क्या होगा कि जब आप रोटेट करोगे तो ए बी के को रिप्लेस करेगा, बी सी को रिप्लेस करेगा, 120 पे ही ये आएगा, और 120 हमें चाहिए, हाँ, 3 फोल्ड के लिए। अब ये ऐसे कितने हो सकते हैं, ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? ठीक है, तो ऐसे पॉसिबल है आपको यहां पर 4। कितने पॉसिबल है? 4 पॉसिबल। क्यों क्यों 4 पॉसिबल है? बिकॉज ये एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो ये बॉडी डायगनल, अगर आप ये लोगे तो बॉडी डायगनल है जो सेंट्रॉइड से पास करता है। तुम्हारे पास कितने कॉर्नर्स हैं? 8। और एक बॉडी डायगनल के लिए कितना कॉर्नर चूज कर रहे हो? 2। तो आपके पास 4 आ गए। अब यहाँ पर टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो इसके लिए 180 डिग्री। अब इसके लिए क्या करोगे? तो आप ऐसा करो कि एक ये ऐसा एक प्लेन बनाओ जिसमें आपने 2 बॉडी डायगोनल ये एजेस लिए, और उससे पास, उसके सेंटर से पास करते हुए लाइन है। ठीक है ना? अब तुम्हारे पास 12 एजेस हैं और तुम्हें 2 ही एजेस चाहिए तुम्हें, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 6, है ना? तो ये तुम्हारे पास आ गए कितने? 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की, सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री जो होता है, देखो, एक सेंटर, मतलब आप समझ लो कि सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा तो एक होगा, तो नहीं, नहीं तो नहीं होगा, राइट? सो इट इज अ पॉइंट such that any line drawn through it intersect the crystal at equal distance in both the direction. I repeat, it is a point such that any line drawn through it intersects the crystal at equal distances in both the direction. In case of cube, सेंटर ऑफ सिमेट्री उसका बॉडी सेंटर होता है और 1 है वो। अब टोटल अगर हम काउंट करें तो यहाँ हमारे पास 13, और ये हो गया 14, और यहाँ पर 9, यानी हमारा जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हुआ क्यूब का वो कितना हो जाएगा? 23। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ये हमारा 23 हो गया। ठीक है, सो वी टॉक्ड अबाउट लॉ ऑफ कांस्टेंट इंटरफेसियल एंगल, फिर लॉ ऑफ सिमेट्री। अब इसमें ही डिस्कशन करते हैं मिलर इंडाइसेस। ऑल्दो इसके आने के कम चांसेस, मिलर इंडाइसेस। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं HKL। यहां पर दिस इज एक्चुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्लेन इन द क्रिस्टल। अब इसमें हम क्या बोलते हैं कि मान लेते हैं कि एक प्लेन है विच इंटरसेक्ट्स एक्सिस XYZ एक्सिस, उसका इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस में कुछ होगा, लेटर से P है, फिर Y एक्सिस में लेटर से Q है, Z एक्सिस में लेटर से R है। तो ये मान लेते हैं ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, और ये Z एक्सिस है, और एक कोई प्लेन लेते हैं, ये इंटरसेप्ट हो गया X एक्सिस में, ये इंटरसेप्ट हो गया Y एक्सिस में, ये इंटरसेप्ट हो गया Z एक्सिस में। तो जो मिलर इंडाइसिस H होता है, H, वो होगा A इज द एज लेंथ, है ना, अपॉन इंटरसेप्ट ऑन X एक्सिस। डेफिनेशन है ये मैथमेटिकल। K होगा B अपॉन इंटरसेप्ट ऑन Y एक्सिस, और L हम लिखते हैं C अपॉन इंटरसेप्ट ऑन Z एक्सिस। ठीक है, तो जैसे मान लो कि एक क्यूब लेते हैं, है ना, ये मान लेते हैं कि ये हमारा जो है ओरिजिन है, ये X एक्सिस, और ये Y, और ये Z, है ना। तो इस प्लेन के लिए अगर हम मिलर इंडाइसेस देखेंगे,
तो ये इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के कितना हो गया, इन्फिनिटी पे कट करेगा, राइट ना। इंटरसेप्ट इसका अगर हम बात करेंगे वाई एक्सिस का और जेड एक्सिस का, तो इन्फिनिटी हो गया। तो जो की और एल की वैल्यूज होंगी वो 0 0 हो जाएंगी, और इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस में ए है ना, तो ए अपॉन ए 1 हो गया। तो इसके लिए मिलर इंडाइसिस हो जाएगा 1 0 0। ठीक है, 1 0 0। एक दूसरा अगर प्लेन लेते हैं और इसमें ऐसे दिखाते हैं, वेट अ मिनट, ये इसके लिए आप सोचिएगा, है ना, 1 0 1। तो ये मिलर इंडाइसिस का भी डिस्कशन मैंने कर लिया। यहीं पर एक लास्ट पार्ट और देख लो आज के लेक्चर में, ब्रैग्स लॉ। इसमें एक नोट लिखना, द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन द एक्सरे is incident onto a crystal surface, the angle of incidence will reflect back with the same angle scattering theta. If the path difference is d and is equal to, अच्छा लॉ में इसमें सीधे सीधे यहीं पर लिख लेंगे, इफ पाथ डिफरेंस d is equal to a whole number multiple of wavelength, ठीक है। इफ द पाथ डिफरेंस d इज इक्वल टू अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, यानी अगर हम ये ले लें, इसको ऐसे लेते हैं, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा करके ब्रैग्स लॉ करके लिखते हैं, देन इन दैट केस अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल अकर, अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल अकर। इस पे भी आने की चांसेस कम ही है क्वेश्चन, बट एक लास्ट पार्ट इसमें लिख कर रख लो, कोई क्वेश्चन आता है देन यू कैन यूज दैट। इसको आप कॉपी कर लो एक एक करके। दिस यू हैव ऑलरेडी कॉपीड परहैप्स, इसको नोट कर लो। देन दिस पार्ट, उसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो। इसको नोट कर लो। इसको नोट कर लो। चलो अभी रेस्ट करो।